जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, वसीम अल्ताफ साहब पाकिस्तान से। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी, नमस्कार जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वसीम साहब, आज मैं आपसे एक बिल्कुल अलग और एक सोसाइटल इशू आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और ये मुद्दा मुसलमान सोसाइटी से जुड़ा है। हालांकि कुछ और भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें ये प्रैक्टिस होती है, बट जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। मसला है कज़िन मैरिजेस का। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर पाकिस्तान में सारी शादियों की परसेंटेज निकालें तो 65% जो शादियाँ हैं वो कज़िन मैरिजेस होती हैं। और कितनी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें 85% तक ये दर जाती है। और अभी हालिया जो आपकी जेनेटिक एंड डिसऑर्डर एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है आपकी कराची में, उसकी ये रिपोर्ट है। और उसकी रिपोर्ट मीडिया और सब जगह उसको लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरह से, और हम लोग भी इसको जानते हैं कि कज़िन मैरिजेस की वजह से फिजियोलॉजिकल जो डैमेज होता है और जो बच्चों के अंदर जो इस तरह की बीमारियां होने का ज़्यादा खतरा होता है, जिसमें थैलेसीमिया और इस तरह की बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं। मैं सबसे पहले ये प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे, कहाँ से हुई, किस तरह से कल्चरल और जो रिलीजियस जो इस पे प्रभाव है या इफेक्ट बोले, वो कितना ज़्यादा, किस हद तक इस पे या किस हद तक मुतासिर करता है? देखिए जी, अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, जी, तो हमें एंशिएंट इजिप्ट में भी इसके इसका इंसिडेंस मिलता है, मेसोपोटामिया में मिलता है, इवन एंशिएंट इंडिया में मिलता है। बहुत सी पुरानी जो तहज़ीबें हैं, उनमें फर्स्ट कज़िन मैरेजेस की प्रेवलेंस हमें नज़र आती है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ फिर ये जो प्रैक्टिस थी, आहिस्ता-आहिस्ता ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे ये मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ ने तर्क करना शुरू कर दी। इस वक़्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ़ 10% मैरेजेज़ यानी जो होती हैं दुनिया में, 10% मैरेजेज़ वो फर्स्ट कज़िन मैरेजेज़ होती हैं, बाकी फर्स्ट कज़िन मैरेजेज़ नहीं होती। अब अगर हम पाकिस्तान की सोसाइटी में आएँ, तो यहाँ पे कल्चरल रीज़न्स की वजह से, रिलिजियस रीज़न्स की वजह से, इकोनॉमिक रीज़न्स की वजह से, सोशल रीज़न्स की वजह से जो इंसिडेंस है फर्स्ट कज़िन मैरेजेज़ का, वो बहुत ज़्यादा है। आपने जो फ़िगर बताया वो शायद थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन एट लीस्ट मैं समझता हूँ कि 40 टू 50% मैरेजेज़ अभी भी हमारी पूरी सोसाइटी में वो फर्स्ट कज़िन मैरेजेज़ होती हैं। यानी अगर हम बहुत ही एक मुहतात अंदाज़ा लगाएँ, तो फर्स्ट कज़िन मैरेजेज़ जो हैं वो तकरीबन 40% 40 टू 50% होंगी। एग्ज़ैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो अवेलेबल शायद नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इतनी इतनी परसेंटेज यकीनन होगी यहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ जो अब सोसाइटी में तालीम आम हो रही है, कल्चरली लोग एनरिच हो रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस आ रही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से लोगों में बहुत शऊर आता चला जा रहा है, तो अब ये इनका जो इंसिडेंस है वो कम होता चला जा रहा है। जी अंबर। वसीम साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कज़िन मैरिजेस की वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लगातार जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इसकी तरफ इशारा करते रहते हैं। और आपने भी बताया कि और भी सोसाइटीज़ में और बहुत सारी जो कल्चरल इस तरह की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर इसका मिलता है निशान। लेकिन समय के साथ-साथ सब में बदलाव आया। जैसे कि आपने बताया कि आजकल लोग पढ़ रहे हैं, यंगर जनरेशन पढ़ रही है। तो क्या उनके बीच में अगर चलिए आप, हालाँकि मैंने जो स्टैटिस्टिक्स कोट किए थे वो मैं एक रिपोर्ट को ही मैंने कोट किया था। लेकिन अगर हम आपकी बात भी मानते हैं तो अगर 40 से 45% ही शादियाँ हो रही हैं कज़िन मैरेजेज़, तो जो यंगर जनरेशन है या उनके बीच जो जेनेटिक डिसऑर्डर को लेकर अवेयरनेस करने की जो बात है, वो किस हद तक होती है? किस तरह से क्या कुछ अगर हम सोसाइटी में आम तौर पर देखें कि क्या कुछ प्रावधान या हमें प्रोविज़न्स नज़र आते हैं उसको लेकर? देखिए, जहाँ तक इन डिसऑर्डर्स वगैरह का ताल्लुक है, तो जो अनरिलेटेड
इंडिविजुअल्स में जो शादी होती है जिनका आपस में कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं है, हुँ, तो उसमें लेट्स से जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास वो ये हैं कि डिसऑर्डर्स होने के इम्कानात तकरीबन 3% होते हैं, और अगर वो फर्स्ट कज़न हैं आपस में तो फिर वो चांसेस डबल हो जाते हैं, तकरीबन 6%। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसी लड़की से या लड़के से शादी करें जो आपका फर्स्ट कज़न नहीं है, तो तकरीबन चांसेस जो हैं वो 3% होंगे, और अगर वो फर्स्ट कज़न है तो वो चांसेस बढ़ के 6% हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मिसाल के तौर पे। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह आपको दूंगा कि अब जो फर्स्ट कज़न्स हैं उनके जो उनका जो जेनेटिक एंडोमेंट है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉमन एंसेस्टर्स से आ रहा है। तो अब अगर वो कॉमन एंसेस्टर्स जो हैं वो दोनों कोई एक डिजीज कैरी कर रहे हैं, तो फिर उस डिजीज के जो एक्सप्रेशन के इम्कानात हैं वो दुगने हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से वो आ रही है चीज। जैसे मिसाल के तौर पे सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है, इसी तरह फिर सिकल सेल एनीमिया है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि डबल रिसेसिव जीन्स की वजह से होते हैं। इसी तरह फिर क्रोमोसोमल एनॉमलीज होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है। एब्सोल्युटली। ये भी फर्स्ट कजन मैरिजेस में इसका इंसिडेंस जो है वो काफ़ी हाई है। फिर आपकी जो है वो कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो बायोलॉजिकली ये काफ़ी रिस्की है अगर आपने जेनेटिक काउंसलिंग नहीं करवाई, और आपने मिसाल के तौर पे कंसेप्शन से पहले आपने कोई इस तरह की मेडिकल टेस्ट्स वगैरह नहीं करवाए, तो फिर इम्कानात होंगे कि यानी आम पॉपुलेशन में जो 3% है वो 6% हो जाएगा, यानी मतलब डबल हो जाएंगे चांसेस कि बच्चा जो है उसमें कोई बीमारी हो, मसलन हार्ट एलिमेंट जो हो, कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है इसकी वजह जी, से। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये फिर इनका जो एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से, तो ये फिर वो जो भी आपकी ऑफस्प्रिंग है वो सफ़र करती है फिर एक लंबा अरसा। ज़ाहिर है दिल का कोई आर्ज़ा लाहक हो जाए, या डाउन सिंड्रोम है मिसाल के तौर पे, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलेसीमिया है, एनीमिया है। यस। थैलेसीमिया। ये थैलेसीमिया जो है, हुँ, थैलेसीमिया भी होता है ये एक डबल रिसेसिव जीन्स की वजह से। थैलेसीमिया जिसमें कि आपको मुसलसल अपना खून जो है वो तब्दील करवाना पड़ता है। जी। जी। लेकिन वसीम साहब, एक जो बात हमारे सामने आती है वो ये कि जो कज़िन मैरिज है या फर्स्ट कज़िन मैरिज की बात करें, इंडिया में उतनी ज़्यादा नहीं, पाकिस्तान में है, बट ओवरऑल जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, उन सब में ये बहुत कॉमन है कि कज़िन के साथ में शादी करना। क्या इसका कोई मज़हब से कोई लेना-देना है, या क्या जो हमारे मज़हबी जो रहनुमा हैं, वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करते हैं या प्रेफ़रेंस देते हैं? क्या क्या कुछ मतलब कहाँ से आता है ये? क्यों मुसलमान इतना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कज़िन मैरिज को? बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें जी। इसमें मिसाल के तौर पे रिलीजियस फैक्टर्स हैं कि आप चाहते हैं कि भई आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो आपके मसलक से हो, और आप वहाँ पे शादी मसलन कर में रहे तो और भी हो सकती है। व्हाई हैं। ओनली कज़िन? मसलक ही है, हाँ, लेकिन बहरहाल एक फैक्टर है कि मसलक एक हो। यानी वैसे तो आप मिसाल के तौर पे आप किसी ईसाई से भी शादी कर सकते हैं, किसी यहूदी से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफ़रेंस होगी जी कि शादी किसी मुसलमान से की जाए, और फिर मुसलमान हो तो फिर सुन्नी हो या शिया हो, और फिर शिया अगर है या सुन्नी है तो सैयद भी हो। तो है जी? आप हँस रही हैं। एब्सोल्युटली। नहीं, आपने बोली ऐसी बात, तो मुझे इसलिए हँसी आ गई क्योंकि इस तरह की अच्छा, बातें आमतौर पे हम सुनते रहते हैं अपने आस-पास, तो इसलिए मुझे हँसी आ गई। हुँ, सैयद हो फिर, या सैयद असनाशरी हो, वगैरह-वगैरह।
तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है ना ये होती हैं हमारे यहाँ। फिर ये है कि जो है माएँ वो चाहती हैं कि कोई ऐसी लड़की लेके आएँ घर में जो देखी-भाली है। यानी उसकी बहन की बेटी है, मिसाल के तौर पे या भाई की बेटी है, तो वो उसमें ज़्यादा उसको ट्रस्ट होता है। कल्चरल फैक्टर्स हैं। जी। अ, फिर ये है कि पंजाबी हैं तो वो पंजाबी प्रेफ़र करेंगे, उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू स्पीकिंग प्रेफ़र करेंगे, अगर वो सिंधी है तो वो कहेंगे जी सिंधी हो। फिर हर जो एथनिक ग्रुप है उसकी कुछ स्टीरियोटाइप्स भी होती हैं। फिर उन स्टीरियोटाइप्स की वजह से वो कहते हैं जी कि मिसाल के तौर पे उर्दू स्पीकिंग लड़के बड़े अच्छे होते हैं जी? जी। वो बीवी के साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं हर मामले में, पंजाबी ज़रा अक्खड़ होते हैं। इस किस्म के स्टीरियोटाइप्स भी बने हुए हैं। अच्छा जी, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं कि मसलन जायदाद है तो वो फैमिली चाहेगी कि फैमिली के अंदर ही रहे, फैमिली से बाहर ना जाए जायदाद। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ कर लें लड़की जो है वो उसको जहेज़ देना है, तो वो जहेज़ है या कोई ज़मीनें देनी है या कुछ और देना है, तो वो अपनी फैमिली के अंदर ही रहे, प्रॉपर्टी फैमिली से बाहर ना जाए, ये एक फैक्टर है। अच्छा जी, फिर जो यानी एक तरह से ये चीज़ भी होती है कि थोड़ा लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कि यार गैरों में शादी कर दी तो मालूम नहीं कल को क्या चीज़ सामने आ जाए, कोई मसला क्रिएट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो कहते हैं जी जहाँ पे पहले से हमारी जिस फैमिली में अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों को जानते हैं, हमारे तल्लकात हैं, तो वहीं शादी कर लें। लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं आने वाली जनरेशन पे, उसके बारे में नहीं लोग सोचते। तो ये चीज़ें फिर बाद में पता चलती हैं कि जी क्या इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं इस फर्स्ट कज़िन मैरिज की वजह से। जी, अंबर। वसीम साहब, अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बच्चे जिन कज़िन्स को भाई-बहन की तरह देखते आते हैं और फिर अचानक से उनके साथ उनकी शादी की बात होने लगती है। आपको नहीं लगता कि इन सब से बच्चों के दिमाग पे या जो जनरेशन है या कोई भी उसके दिमाग पे एक अलग असर पड़ता है? बहुत सारे लोग इसको एकदम रिवोल्ट करते हैं, बिल्कुल दे हेट और जबरन भी उनकी शादी करा दी जाती है क्योंकि उनको लगता है कि कल तक मेरा भाई था, आज इसके साथ ऐसा रिश्ता कैसे बनाया जा सकता है? जी, बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एजुकेशन के साथ-साथ और जूँ-जूँ हमारा एक्सपोज़र बढ़ता चला जा रहा है, मीडिया पेनिट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है, लोगों में शऊर आता जा रहा है, तो अब यंग जनरेशन ने ये इस किस्म की जो हमारी रसूम हैं, जो रिवाज हैं, उनको अब ब्रेक करना शुरू कर दिया है। अब जो आज की पढ़ी-लिखी बाशऊर नस्ल है, वो पेरेंट्स की जो कह लें कि वो एक प्रैक्टिसेस हैं पुरानी, अब वो रिवोल्ट भी करने लगे हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता ये जो ट्रेंड था या ये जो एक प्रैक्टिस थी, ये अब मेरा ख़्याल है कि कमज़ोर होती चली जा रही है। वो जो पुराने ख़्यालात थे लोगों के कि जी अपनी फैमिली में शादी करनी है, जट लड़की है तो जट लड़का हो, गुर्जर लड़की है तो गुर्जर लड़का हो, राजपूत लड़की है तो राजपूत लड़का हो, हैं जी, अराई है तो अराई हो। ये अब उस तरह से ये चीज़ें चंद एक जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं उनमें तो हैं अभी भी हैं लेकिन जी। मेरा ख़्याल है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता ये जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी ना, ये इनका जो इम्पैक्ट था या इनका जो एक तरीके से इनकी फॉलोइंग थी, वो कम होती चली जा रही है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी। जी। वसीम साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कज़िन मैरेजेज़ की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है, सबको देखते हुए किस तरह की पॉलिसीज़ या बढ़ती नहीं जा रही रेगुलेशन, बढ़ती नहीं जा रही, कम होती जा रही है। बट जो प्रेवलेंस है हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा होती है, अगर उसको भी कंसीडर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को पाकिस्तान में किस तरह की पॉलिसीज़ या रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है कज़िन मैरेजेज़ को कंट्रोल करने के लिए, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग जेनेटिक काउंसलिंग, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किस तरह से बैलेंस आउट किया जा सकता है कल्चरल प्रैक्टिसेस को विद पोटेंशियल सोशल एंड हेल्थ रिस्क?
ऑफ कज़न मैरिज? देखिए जी, आइडियल तो ये है कि जैसे चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, फिलीपींस में ये बैन है, फर्स्ट कज़न मैरिज बैन है। अमेरिका की 50 में से 30 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे फर्स्ट कज़न मैरिज बैन है। तो आइडियल तो ये है कि इसको बैन किया जाए इस चीज़ को। अगर आप बैन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फिर एक एक जेनेटिक टेस्ट जो है, यानी अ, वो लाजमी होना चाहिए, जिससे कि आप डिटर्मिन कर सकें। अब तो बेशुमार जो डिजीज़ेज़ हैं, जेनेटिक एनॉमलीज़, क्रोमोसोमल एनॉमलीज़, कंजेनिटल डिफेक्ट्स जो हैं, बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं, वो पैदाइश से पहले डिटर्मिन किए जा सकते हैं। तो अगर अगर आप बैन नहीं कर सकते तो कम से कम उनको आप मैंडेटरी करार दे दें कि ताकि अबॉर्शन करवाई जा सके उन केसेस में जहाँ पे कि वाज़ेह तौर पे आपको एविडेंस मिल रही है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे थैलेसीमिया अ, हो रहा है, या डाउन सिंड्रोम है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या कोई और बीमारी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो ज़रूर किया जाना चाहिए। जी, अंबर। जी। वसीम साहब, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस को लेकर कुछ हेसिटेंट नज़र आते हैं, जो कज़न देखिए जी, मैरिज? मैं तो ये कहूँगा जी, मैं ये कहूँगा कि कोशिश होनी चाहिए कि फैमिली से बाहर शादी हो, क्योंकि वो जो बच्चा होगा, उसको एक बड़ा कल्चरली रिच एनवायरनमेंट मिलेगा। उसको 2 इंडिविजुअल्स जो कि डिफरेंट जेनेटिक एंडोमेंट के साथ आएँगे, डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस लेके आएँगे, एक एनरिच्ड एनवायरनमेंट देंगे उस बच्चे को। तो मैं तो समझता हूँ कि उन पेरेंट्स को ये बताया जाना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं, वो उनको एक रिच एक एनवायरनमेंट मिले हर लिहाज से कल्चरली, तो फैमिली से बाहर शादी करें। देखिए ना, 2 लोगों का जो एक्सपीरियंस है और जो 2 लोगों का एक उसमें जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी के नतीजे में जो बच्चा है वो ज़्यादा एनरिच होगा, बजाए इसके कि दोनों एक ही एंसेस्ट्री से आ रहे हों, दोनों के एक ही फैमिली से हों, रिलेटेड फर्स्ट कज़िन्स हों, तो उससे बेहतर है उससे कि 2 मुख्तलिफ बैकग्राउंड से वो हों। तो ये चीज़ जो है, ये बच्चे को हर लिहाज से उसको कल्चरली, इंटेलेक्चुअली, बायोलॉजिकली एनरिच करेगी। तो फैमिली से बाहर निकलें। दुनिया में और भी बेशुमार लोग हैं, पढ़े-लिखे, बाशऊर लोग हैं, उनकी तरफ जाएँ, उनको देखें जी। और इस प्रैक्टिस को छोड़ें और आगे चलें, जो वैसे तरक्की याफ़्ता हम मुल्क कर रही। एब्सोल्युटली हम इंडिया में जब इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट बात करते हैं, क्योंकि अक्सर कभी टीवी डिबेट डिस्कशन में इस तरह की बात निकल आती है, तो जो हमारे सामने लोग बैठे होते हैं, जो हमारे ही मज़हब के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारा मज़हबी हक है, ये हमारा रिलीजियस राइट है, हम इस प्रैक्टिस को के अगेंस्ट आप कैसे बोल सकते हो, ये हमारी प्रैक्टिस है। मतलब उन लोगों को क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का? मेरा ख़्याल है वही इसमें हल है कि लेजिस्लेट किया जाए, लेजिस्लेशन की जाए कि इसको अगर आप बैन नहीं कर सकते तो कम से कम आप एक जेनेटिक टेस्टिंग जो है उसको आप मैंडेटरी करार दे दें, ताकि एटलीस्ट कल को वो जो बच्चा है, मिसाल के तौर पे उसको थैलेसीमिया है, तो वो पहले से डिटेक्ट हो जाए कि यानी इवन एम्ब्रियोनिक जो है वो स्टेज पे ही चीज़ें डिटेक्ट की जा सकती है। डिटेक्ट की जा सकती हैं। तो डिटेक्ट अगर हो जाए तो आप देखिए ना, अगर एक बच्चा पैदाइश के बाद मर जाता है, तो आप 2, 4, 6 दिन रोएँगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी कहानी। लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है, मसलन हमारे कॉलेज में एक लेक्चरर थे,
मैं पढ़ाया करता था एक ज़माने में एक कॉलेज में, तो उनकी बेटी थी, उनकी फर्स्ट कज़िन से मैरिज हुई हुई थी और उनकी जो बेटी थी उसको हर हफ़्ते 2 ब्लड की बॉटल्स की ज़रूरत होती थी। जी, उसको वो ब्लड जो है वो उसकी ट्रांसफ्यूज़न के लिए उसमें ब्लड तब्दील किया जाता था। तो जी, वो बेचारा जो मेरा कॉलीग था वो 24/7 इसी उलझन में, इसी मसले को भुगतता रहता था कि उसने 2 खून की बोतलें कहाँ से अरेंज करनी है। कभी स्टूडेंट्स को कह रहा है, कभी टीचर्स को, कभी और वॉलंटियर्स इधर-उधर, और वो बच्ची जो थी, वो 16 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। तो अब बात ये है कि अगर वो फर्स्ट कज़िन मैरिज ना होती या डिटेक्ट हो जाता कि यार इस बच्ची को थैलेसीमिया है, तो फिर इस अज़ाब से ना गुज़रना पड़ता। जिस अज़ाब से एब्सोल्युटली। वो 16 साल तक वो लोग गुज़रते रहे, 16 साल। तो बच्चा अगर लेट्स से डाउन सिंड्रोम का शिकार है या कोई हुँ, और बीमारी है, तो ये तो पूरी ज़िंदगी का रोग है ना फैमिली के लिए। हुँ, हुँ, और आपका बच्चा जो है अगर वो एबनॉर्मल है या सबनॉर्मल है या किसी बीमारी से गुज़र रहा है, तो आपकी तो अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। आप तो फिर यानी वो बच्चे ही में उलझे रहेंगे आप। यानी एक बच्चा जो कि हमेशा के लिए ज़हनी तौर पे माज़ूर है, आप तो उसी की लुक आफ्टर करते रहेंगे, आपकी अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, पूरी फैमिली का जो पूरा माहौल है वो बर्बाद हो जाता है। अगर एक बच्चा ऐसी-ऐसी फैमिलीज़ भी हैं कि 2-2 3-3 बच्चे हैं फैमिली में और सारे ज़हनी तौर पे मेंटली चैलेंज्ड हैं, स्पेशल बच्चे हैं और वो इसी वजह से हैं कि फर्स्ट कज़िन मैरिज हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ से, इस प्रैक्टिस से, ये जो फ़रसूदा प्रैक्टिस है, इससे बाहर निकला जाए और एब्सोल्युटली। लेजिस्लेशन की जाए। अगर लेजिस्लेशन नहीं तो फिर ये कम से कम या तो बैन अवेयरनेस किए या फिर बैन ये हो, लेजिस्लेशन हो इंट्रोड्यूस हो या फिर अवेयरनेस, इन तीनों के अलावा तो कोई और रास्ता ही नज़र नहीं आता। अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए बाकायदा तौर पे, पहली चीज़। दूसरा लेजिस्लेशन होनी चाहिए। लोगों को बताया जाए कि यार ये इसके ये नुकसानात हैं और ये मसाइल हो सकते हैं। कि देखें ना, रिस्क डबल हो रहा है एक चीज़ की अकरेंस का, एब्सोल्युटली। तो उससे आपको बचना चाहिए और अपने को और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक एक सेहतमंद माहौल देना चाहिए, बजाय इसके कि आप इस तरह का माहौल दें जिसमें कि आप बस सारी ज़िंदगी मैनेज ही करते रहें उसको और बिल्कुल। गारंटी फिर भी नहीं है कि वो सर्वाइव करेगा या नहीं। बिल्कुल, और वो फैमिलीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए और खुद जो सफ़रर होता है बच्चा या विक्टिम जो कोई भी होता है पेशेंट, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है और बच्चे की उसमें कोई भी गलती नहीं होती है, जो बच्चा पैदा होता है इस तरह की शादियों से। लेकिन आपने बताया कि एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हमें पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कज़िन मैरेज को लेके, जो एक अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि आगे इस प्रैक्टिस को हम जहाँ कहीं भी मुस्लिम सोसाइटी में देखते हैं, इंडिया में भी हर जगह इसको ख़त्म होते हुए हम देखें क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, किसी भी लिहाज़ से। वसीम साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हमारे साथ साझा की क्योंकि मैं ये टॉपिक आप ही के साथ करना चाहती थी क्योंकि मैं इस पे एक डिटेल्ड डिस्कशन चाहती थी ताकि हम अच्छे से इस पे बात कर सकें और जहाँ तक भी कोशिश हो हम लोगों को जिस हद तक भी अवेयरनेस पहुँचा सकते हैं, वो हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन इस सोशल अवेयरनेस के लिए कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस एक बार फिर से। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।